नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष शैक्षणिक शो में। मैं शैलेश कुमार सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई। आज का हमारा विषय है कंपाइलर डिज़ाइन में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। यह विषय उन छात्रों पेशेवरों के लिए है जो कंपाइलर डिज़ाइन के जटिल पहलुओं को समझना चाहते हैं। इस शो में हम 1 घंटे में इस विषय को विस्तार से समझेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन कोड में अनुवादित करता है। इंटरमीडिएट कोड इस जनरेशन की एक मध्यवर्ती चरण है जो कि कंपाइलर डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। कंपाइलर डिज़ाइन में लगभग 6 फेज जो है वो यूज़ होते हैं। एक है पहला लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन। इसमें प्रथम 4 फेज जो हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है इसी मशीन इंटरडिपेंडेंट कोड के लिए यूज़ किया जाता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जो है बैकएंड प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो हम देखते हैं मध्यवर्ती कोड जनरेशन की क्या क्या प्रोसेस है। कंपाइलर के विश्लेषण संश्लेषण मॉडल में कंपाइलर का फ्रंट एंड एक सोर्स प्रोग्राम को एक स्वतंत्र इंटरमीडिएट कोड में अनुवाद करता है। फिर कंपाइलर का बैक एंड इस इंटरमीडिएट कोड का उपयोग टारगेट कोड, जिसको हम लक्ष्य कोड भी कहते हैं, जिससे मशीन द्वारा समझा जा सकता है, उत्पन्न करने के लिए करता है। इंटरमीडिएट कोड जो है मशीन इंडिपेंडेंट होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी मशीन पर इसका यूज़ कर सकते हैं। मशीन स्वतंत्र इंटरमीडिएट कोड का उपयोग करने के ये फ़ायदे हैं। मशीन स्वतंत्र मध्यवर्ती कोड के कारण पोर्टेबिलिटी में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कोई कंपाइलर मध्यवर्ती कोड बनाने के विकल्प के बिना सोर्स भाषा को अपनी लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है, तो प्रत्येक नई मशीन के लिए एक पूर्ण मूल कंपाइलर की आवश्यकता होगी। मीन्स हमको हर एक मशीन के लिए अलग से कंपाइलर डिज़ाइन करना होगा, जो कि एक मुश्किल भरा टास्क है, क्योंकि जाहिर है मशीन विनिर्देशों के अनुसार कंपाइलर में ही कुछ संशोधन किए गए थे। पुनः लक्ष्यीकरण की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। मध्यवर्ती कोड को अनुकूलित करके सोर्स कोड के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सोर्स कोड संशोधन लागू करना आसान है। यदि हम सीधे सोर्स कोड से मशीन कोड उत्पन्न करते हैं तो n लक्ष्य मशीन के लिए हमारे पास ऑप्टिमाइज़र और n कोड जनरेटर होंगे, लेकिन यदि हमारे पास मशीन स्वतंत्र मध्यवर्ती कोड होगा तो हमारे पास एक ऑप्टिमाइज़र होगा। मध्यवर्ती कोड या तो भाषा विशिष्ट जैसे जावा के लिए बाइट कोड या स्वतंत्र भाषा 3 पता कोड जो हो सकता है। निम्नलिखित सामान्य उपयोग के लिए किए जाने वाले मध्यवर्ती कोड निम्नलिखित हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के मूल सिद्धांत। अब हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के मूल सिद्धांतों की बात करेंगे। पहला नंबर, ट्रांसलेशन का क्रमबद्ध तरीका। इस तरीके में फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच एक स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करता है कि उच्च स्तरीय भाषा से मशीन कोड तक की प्रक्रिया में त्रुटियां कम हो। दूसरा है टारगेट मशीन से स्वतंत्रता। इंटरमीडिएट कोड का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इसे किसी भी टारगेट मशीन पर लागू किया जा सकता है। थर्ड, समानता और सादगी। यह कोड को मानकीकृत और सरल बनाता है, जिससे अलग अलग भाषाओं और मशीनों के लिए कंपाइलर डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। डॉस के लिए, सी प्रोग्रामिंग के लिए आपका कंपाइलर डिज़ाइनिंग वही यूज़ हो जाएगा जो कि आपके लाइनक्स बेस सी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस कोड का फ़ायदा आपका ये है कि एक बार बनने के बाद आप अलग अलग मशीन्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, ऑप्टिमाइजेशन के अवसर। इंटरमीडिएट कोड का उपयोग कंपाइलर के अगले चरण के कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है, जो कि प्रोग्राम के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। इंटरमीडिएट कोड विभिन्न प्रकार के होते हैं। मोस्टली जो है साधारणतः जो है 4 प्रकार के कोड यहाँ पर हम चर्चा में लाएंगे। पहला कोड है आपका पोस्ट फिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन आप डेटा स्ट्रक्चर पेपर में पढ़े हुए होंगे। 3 तरह के इनफिक्स नोटेशन यूज़ होते हैं, 3 तरह के पॉलिश नोटेशन यहाँ पर यूज़ होते हैं। एक होता है आपका इनफिक्स नोटेशन, जिसमें 2 ऑपरेंड्स के बीच में आपका एक ऑपरेटर आता है। प्रीफिक्स नोटेशन, जिसमें 2 ऑपरेंड्स
के पहले आपका जो है ऑपरेटर आता है, और पोस्ट फिक्स नोटेशन जिसमें ऑपरेंड्स के बाद आपका ऑपरेटर आता है। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में। दूसरा कोड का पैटर्न है 3 एक्सिस कोड, 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड, इसमें हर एक स्टेटमेंट को 3 एड्रेस या ऑपरेटर्स के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू वाई प्लस जेड, यहाँ पर x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और z भी एक वेरिएबल है। इसको अब इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। इससे कम ले सकते हैं, परंतु इससे ज़्यादा कोड में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। यह कोड मशीन कोड से बहुत करीब होता है, इसे आसानी से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तीसरे रूप में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, जिसे एक्सप्रेशन ट्री भी कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड, जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन ट्री भी कहते हैं। यह एक ट्री संरचना होती है जिसमें आपके चाइल्ड नोड जो है उन पर ऑपरेंड्स होते हैं, और ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके रूट नोड पर होते हैं या नॉन टर्मिनल नोड्स पर अवेलेबल होते हैं। चौथा नंबर है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, DAG। यह एक ग्राफ है जो कि बुनियादी ब्लॉकों के बीच मूल्यों के प्रवाह की कल्पना करने और बुनियादी ब्लॉक्स में अनुकूलन तकनीक प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपके एक्सप्रेशन जो है, ऑपरेटर जो है उस एक्सप्रेशन के बाद में आता है। इसे रिवर्स पॉलिश नोटेशन या प्रत्यय नोटेशन नाम से भी जाना जाता है। इन फिक्स नोटेशन में ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में रखा जाता है। जैसे a प्लस बी यदि है तो उसका पोस्ट फिक्स नोटेशन जो होगा AB प्लस होगा। बाइनरी ऑपरेटर प्लस के साथ किसी भी पोस्ट फिक्स अभिव्यक्ति E1 और E2 के लिए ऑपरेटर को लागू करने के लिए E1 E2 प्लस प्राप्त होता है। ये पोस्ट फिक्स नोटेशन है। पोस्ट फिक्स संकेतन के कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑपरेटर की स्थिति और स्पष्ट अभिव्यक्ति डिकोडिंग की अनुमति हमको देती है। पोस्ट फिक्स नोटेशन में ऑपरेटर लगातार ऑपरेंड्स का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए एक एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति ब्रैकेट में a प्लस बी एस्ट्रिक सी का पोस्ट फिक्स जो नोटेशन है वो होगा AB प्लस सी एस्ट्रिक। दूसरी अभिव्यक्ति ब्रैकेट में a माइनस बी एस्ट्रिक ब्रैकेट में C प्लस डी प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी का पोस्ट फिक्स नोटेशन जो होगा AB माइनस सी डी प्लस एस्ट्रिक AB माइनस प्लस होगा। सेकंड हम देखते हैं 3 एड्रेस कोड, 3 पता कोड जिसको कहते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोड है। 3 पते वाले कथन में अधिकतम 3 संदर्भ शामिल होते हैं, जिसमें से 2 ऑपरेंड्स के लिए और 1 परिणाम के लिए होता है। 3 पता कथनों का एक अनुक्रम सामूहिक रूप से 3 पता कोड बनाता है। 3 पते वाले कथन का विशिष्ट रूप y इक्वल टू एक्स प्लस जेड या y इक्वल टू x ऑपरेंड्स z के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पर x, y और z मेमोरी एड्रेस को शो करते हैं। 3 पता कथन में प्रत्येक चर x, y, z एक विशिष्ट मेमोरी स्थान से संबद्ध होता है, जबकि एक मानक 3 पता कथन में 3 संदर्भ शामिल होते हैं। उदाहरण जहां एक कथन में 3 से कम संदर्भ हो सकते हैं, फिर भी इसे 3 पता कथन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स आप 3 पता कथन में मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स के रूप में अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति a प्लस बी एस्ट्रिक C प्लस डी के लिए 3 पता कोड है। तो इसमें पहले एक्सप्रेशन में हमारा b एस्ट्रिक C प्रायोरिटी के हिसाब से, तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे T1 इक्वल टू बी एस्ट्रिक C। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति T2 इक्वल टू a प्लस T1, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। T3 इक्वल टू T2 प्लस D, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। तो यहाँ मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स का यूज़ करके हमने अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर T1, T2 और T3 जो है अस्थायी चर है। कंपाइलर डिज़ाइन में 3 पता कोड का प्रतिनिधित्व करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चौगुना, दूसरा जो है ट्रिपल, तीसरा जो है अप्रत्यक्ष ट्रिपल। फर्स्ट हम देखते हैं चौगुना।
यह एक संरचना है जिसमें 4 क्षेत्र होते हैं जिनके नाम है ऑपरेटर, ARG1 मीन्स आर्गूमेंट 1, ARG2 मीन्स आर्गूमेंट 2 एंड लास्ट रिजल्ट। OP ऑपरेटर को शो करता है, AG1 और AG2 दो ऑपरेंड्स को दर्शाते हैं और इनका रिजल्ट जो है इस रिजल्ट वाले ब्लॉक में स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेन फ़ायदा ये होता है वैश्विक अनुकूलन के लिए कोड को पुनः व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। प्रतीक तालिका का उपयोग करके अस्थायी चरों के मान तक हम शीघ्रता से पहुंच सकते हैं। इसका नुकसान एक ये है कि हम इसमें वेरिएबल्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सप्रेशन जितने बढ़ेंगे हर एक वेरिएबल्स में आप उसको स्टोर करते हैं तो आपके वेरिएबल्स की क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है, जिससे मेमोरी आपकी ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किसी अभिव्यक्ति को कैसे हम 3 एड्रेस कोड में रिप्रेजेंट करते हैं या 3 पता कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण यहाँ दिया गया हुआ है A = B*-C प्लस B*-C को हम कोड में चेंज करेंगे 3 पता कोड में। तो पहले जो C-C है उसको एक वेरिएबल में हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक C और एक T1। तो 3 पता कोड का मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन ये है कि आप 1 यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम जो है वो अधिकतम जो है वो 3 यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 2 यूज़ हुए हैं तो ये चल जाएगा। T2 = B*-T1, यहाँ 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। T3 = -C, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। T4 = B*-T3, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। T5 = T2 + T4, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। और आखिरी में A = T5, T5 की जो वैल्यूज़ है उसको हमने A में स्टोर कर दिया है। ये 3 एक्सिस कोड का एक एग्जाम्पल है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टेबल्स के फॉर्म में। इनिशियली सीक्वेंस नंबर या रेफरेंस नंबर हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो कॉलम है वो ऑपरेटर्स को शो करता है। सेकंड और थर्ड ARG1 और ARG2 ये ऑपरेंड्स को शो करते हैं जिनके ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वाले कॉलम में वेरिएबल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेरिएबल्स हम लेते हैं। तो इनिशियली 0 लोकेशन की बात करें या इंडेक्स नंबर 0 की बात करें, -C ऑपरेटर आपका माइनस है, यूनिटरी ऑपरेटर है, वो उसको स्टोर कराया आपने एक वेरिएबल T1 में। ऑपरेशन नंबर 1 जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर यूज़ किया। T1 में जो वैल्यू स्टोर थी -C उसको हमने मल्टीप्लाई किया B से और जो रिजल्ट है वो T2 में स्टोर हुआ है। स्टेप नंबर 2 में -C को फिर से हमने स्टोर किया एक वेरिएबल T3 में। स्टेप नंबर 3 उस T3 को हमने मल्टीप्लाई किया B के साथ और रिजल्ट को स्टोर किया T4 में। स्टेप नंबर 4 में T2 और T1 का हमने T4 का एडिशन किया, जोड़ा हमने और रिजल्ट को T5 में स्टोर करा दिया। अंत में स्टेप 5 में T5 में जो वैल्यू स्टोर है उसको वैल्यू हमने असाइन की A नाम के वेरिएबल में। ये क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिपल्स के फॉर्म में। मीन्स आपको मेमोरी स्पेस यदि आपको बचाना हो, घटाना हो, तो ट्रिपल्स का यूज़ करके आप मेमोरी स्पेस को कम कर सकते हैं। यह प्रतिनिधित्व किसी एकल एसोसिएशन को दर्शाने के लिए अतिरिक्त स्थायी चर का उपयोग नहीं करता है। मीन्स वेरिएबल एक एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। इसके बजाय जब किसी अन्य ट्रिपल के मान के संदर्भ की आवश्यकता होती है, रेफरेंस की ज़रूरत होती है, तो उस ट्रिपल के लिए एक पॉइंटर का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसमें केवल 3 फील्ड शामिल होती हैं। मीन्स इसमें ऑपरेटर, आर्गूमेंट 1 और आर्गूमेंट 2 नाम की फील्ड्स यहाँ पर ही होंगी। इसका नुकसान ये होता है कि इसमें कोड की सीक्वेंस को पुनः एडजस्ट करना मुश्किल होता है। मीन्स सीक्वेंसिंग आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि क्वार्टर्स या चतुर्थ वाले जो पोर्शन था उसमें हम सीक्वेंसिंग को आगे पीछे कर सकते हैं। इससे ऑप्टिमाइजेशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में इंटरमीडिएट कोड को मूव करना शामिल होता है, परंतु इसमें हम कोड को मूव नहीं कर सकते हैं। जब एक ट्रिपल को मूव किया जाता है तो उसे संदर्भित करने वाले किसी भी अन्य ट्रिपल को भी अपडेट किया जाना चाहिए। पॉइंटर की मदद से कोई भी सीधे सिंबल टेबल एंट्री तक पहुंच सकता है। उदाहरण एक दिया गया है वही व्यंजक जो पहले हमने प्रश्न किया था। A = B*-C प्लस B*-C पर ट्रिपलेट्स बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 4th नंबर का कॉलम जो वेरिएबल जिसमें डेटा को स्टोर कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं किया हुआ है। सीक्वेंसिंग में हमने यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस का यूज़ किया है। तो मेमोरी रेफरेंस नंबर 0 पर हमने -C को स्टोर कराया है
और मेमोरी रेफरेंस नंबर 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन कराया है, रेफरेंस नंबर 0 में जो वैल्यू स्टोर है उसको मल्टीप्लिकेशन किया है b के साथ, रेफरेंस नंबर 2 में -c को स्टोर करा है, रेफरेंस नंबर 3 में रेफरेंस 2 का और b का मल्टीप्लिकेशन कराया है, रेफरेंस नंबर 4 में 1 रेफरेंस और 3 रेफरेंस का हमने एडिशन कराया है, रेफरेंस 5 में हमने a की जो a पे जो वैल्यू है वो रेफरेंस 4 से स्टोर करा के a में स्टोर करा दी है। तो यहाँ आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं करने पड़ते हैं ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन में। पर एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप सीक्वेंसिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। आखिरी देखते हैं अप्रत्यक्ष त्रिगुण। ये इनडायरेक्ट त्रिगुण का एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर यूज़ करते हैं। यह प्रतिनिधि गणनाओं के सभी संदर्भ की सूची के लिए पॉइंटर का उपयोग करता है, जिसे अलग से बनाया जाता है और संग्रहित किया जाता है। यह चतुर्भुज प्रतिनिधित्व की तुलना में उपयोगिता में समान है, लेकिन इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। अस्थायी नेथ और कोड को पुनर्व्यवस्थित करना इसमें आसान होता है। दिया गया फिगर जो है स्पेसिफाई करता है राइट हैंड साइड पर जो वेरिएबल्स या स्टेटमेंट शो किए गए हैं 14, 15, 16, 17, 18 ट्रिपलेट्स के वैल्यूज़ है। इनको हमने फिर से रेफरेंस में यूज़ किया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोकेशन में। तो यहाँ पर टेबल केवल 2 ही एलिमेंट्स, यहाँ पर 2 ही कॉलम्स यहाँ पर बने हुए हैं, जिससे मेमोरी हमारा बच जाता है। अभी हमने देखा पोस्टफिक्स नोटेशन और ट्रिपलेट्स पर वर्क की जो किया गया है। अब हम देखते हैं वाक्य विन्यास वृक्ष या सिंटैक्स ट्री। कोड ऑप्टिमाइजेशन में सिंटैक्स ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका यूज़ करके हम हमारे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। वाक्य विन्यास वृक्ष पार्स वृक्ष के संगठित प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। पार्स ट्री में मौजूद ऑपरेटर और कीवर्ड्स नोड सिंटैक्स ट्री में अपने संबंधित पेरेंट नोड का हिस्सा बनने के लिए एक स्थानांतरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। आंतरिक नोड्स ऑपरेटर होते हैं और चाइल्ड नोड ऑपरेंड्स होते हैं। मीन्स लीफ नोड जो होंगी वो सारे आपके वेरिएबल्स होंगे, और इंटरनल नोड जो होते हैं नॉन ऑपरेंड नोड होते हैं वो सारे आपके क्या होंगे, ऑपरेंड्स ऑपरेटर होंगे। सिंटैक्स ट्री बनाने के लिए अभिव्यक्ति के भीतर रणनीतिक रूप से कोष्ठक रखना शामिल है। यह तकनीक अधिक सहज प्रतिनिधित्व के योगदान देती है, जिससे ऑपरेंड को किसी क्रम में संसाधित किया जाना चाहिए। इससे ये समझना आसान हो जाता है। वाक्य विन्यास वृक्ष न केवल पार्स वृक्ष को संक्षिप्त करता है, बल्कि कार्यक्रम की वाक्य विन्यास संरचना का बेहतर दृश्य प्रतिनिधित्व भी करता है। एक उदाहरण लेते हैं। x = ब्रैकेट में a + b *c ब्रैकेट क्लोज स्लैश ब्रैकेट a - b *c ब्रैकेट क्लोज। इसका हमने ट्री डिज़ाइन किया है, सिंटैक्स ट्री, एक्सप्रेशन ट्री। तो देखिए पहले b *c होगा, तो देखिए दोनों एक्सप्रेशन में a + b *c स्लैश a - b *c, दोनों जगह b *c प्रायोरिटी बेस पे हम मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ट्री बजाएंगे, नोड में बनाएंगे, b और c लेंगे, ये लीफ नोड होंगे, इनके ऊपर ऑपरेटर जो लगेगा उनके रूट पर जाएगा वो एस्ट्रिक होगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर b *c यहाँ पर भी बनेगा, ऑपरेटर ऊपर आ जाएगा, एस्ट्रिक लेगा। फिर इसके साथ पहले एक्सप्रेशन में जो है b *c के साथ जो है प्लस के साथ a है, तो a हमारा नॉन लीफ नोड है, लीफ नोड है। उसके साथ हम ऐड करेंगे प्लस साइन के साथ b *c को। इसी प्रकार a- को भी हम राइट हैंड साइड वाले ट्री में ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों का एक्सप्रेशन को हम स्लैश से रिप्रेजेंट करेंगे, रूट में स्लैश आएगा। ये वैल्यू जो है स्टोर हो रही है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है, इक्वल टू x में। ऐसे हम किसी भी अपने एक्सप्रेशन का जो है ट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। चौथा नंबर DAG निर्देशित चक्रीय ग्राफ। DAG का उपयोग बुनियादी ब्लॉकों की संरचना को दर्शाने, बुनियादी ब्लॉकों के बीच मूल्यों के प्रवाह को देखने और बुनियादी ब्लॉक में अनुकूलन तकनीक प्रदान करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर जो पहला उदाहरण था वो एक ट्री था, ट्री में असाइक्लिक होती है, मीन्स उसमें एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए केवल एक ही रास्ता होता है। यहाँ पर DAG एक ग्राफ है, यहाँ पर एक नोड से दूसरे नोड को पे जाने के लिए आपको मल्टीपल पाथ यहाँ पर मिल जाएंगे। एक DAG जो है ट्री के प्रोसेसिंग को स्लो
कॉम्पैक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बुनियादी ब्लॉक पर अनुकूलन तकनीक लागू करने के लिए DAG एक 3 पता कोड है जो एक मध्यवर्ती कोड पीढ़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। दर्शित चक्रीय ग्राफ एक प्रकार की डेटा स्ट्रक्चर है, संरचना है, और इसका उपयोग बुनियादी ब्लॉकों में परिवर्तन चालू करने के लिए किया जाता है। निर्देशित चक्रीय ग्राफ DAG बुनियादी ब्लॉकों के परिवर्तन को सुगम बनाता है। DAG सामान्य अभिव्यक्ति के लिए उप अभिव्यक्ति के लिए की पहचान करने के लिए एक कुशल विधि है। यह दर्शाता है कि कथन के परिकलन मान का उपयोग बाद के कथनों में कैसे किया जाता है। दिए गए चित्रों में DAG का फिगर शो किया गया है। एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के अनेक पाथ यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, दर्शित चक्रीय ग्राफ की विशेषताएं। बेसिक ब्लॉक के लिए एक निर्देशित चक्रीय ग्राफ नोड्स पर निम्नलिखित लेबल के साथ एक निर्देशित चक्रीय ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। ग्राफ के प्रत्येक पत्ते में मीन्स लीफ नोड में एक अद्वितीय पहचान करता होता है जो कि चर नाम या स्थिरांक हो सकता है। चर वेरिएबल्स, स्थिरांक कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ग्राफ के आंतरिक नोड को ऑपरेटर प्रतीक के साथ लेबल किया जाता है। आंतरिक नोड, इंटरनल नोड जो हमारी रहेंगी उनको ऑपरेटर के साथ यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा नोड्स की गणना किए गए मान को संग्रहित करने के लिए लेबल के रूप में उपयोग करने के लिए पहचानकर्ताओं को एक स्ट्रिंग दी जाती है। निर्देशित चक्रीय ग्राफ में ट्रांजिटिव क्लोजर और ट्रांजिटिव रिडक्शन के लिए अपनी परिभाषाएं हैं। निर्देशित चक्रीय ग्राफ में टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग परिभाषित की गई है। दर्शित चक्रीय ग्राफ निर्माण के लिए एल्गोरिदम हम यहाँ पर देख रहे हैं। 3 पता कोड पर DAG बनाने के लिए 3 संभावित परिदृश्य यहाँ पर दिए गए हैं। केस नंबर 1, x = y ऑपरेटर z। पहला केस हम देखेंगे, यदि x बराबर है y, कोई ऑपरेटर लगा हुआ है z के साथ। दूसरा केस x = ऑपरेटर y। तीसरा केस x = y। उपयुक्त मामलों के लिए निर्देशित चक्रीय ग्राफ हम बना सकते हैं। पहले केस के लिए देखते हैं चरण 1, यदि y ऑपरेंड्स परिभाषित नहीं है तो नोड y बनाए। यदि z ऑपरेंड परिभाषित नहीं है तो केस 1 के लिए नोड z के रूप में नोड आपको डिज़ाइन करना होगा। चरण 2 में केस 1 के लिए नोड ऑपरेटर बनाए जिस नोड z का दायां चाइल्ड हो और नोड का ऑपरेटर का बायां चाइल्ड हो y हो। केस 2 के लिए देखेंगे कि क्या यह चाइल्ड नोड y वाला नोड ऑपरेटर है। केस 3 में नोड y होगा। चरण 3, नोड पहचानकर्ता की सूची को x को हटाएं। चरण 2, नोड n के लिए संलग्न पहचानकर्ताओं की सूची में x जोड़ें। अब यहाँ पे एक्सेस कोड जो है, एड्रेस ट्री कोड यहाँ पे डिज़ाइन किया है। T0 = a + b एक्सप्रेशन नंबर 1 है। T1 = T0 + c। T0 में जो पुरानी वैल्यू है उसमें c को हमने यहाँ ऐड किया है। D = T0 + T1। D में हमने T0 और T1 दोनों को ऐड किया गया है। तो पहली अभिव्यक्ति के लिए T = a + b। तो देखिए जो लीफ नोड हैं a और b, ठीक है, उनके नीचे और कोई भी नोड नहीं है, इट इज़ कॉल्ड लीफ नोड। लीफ नोड को हमने यहाँ पर AB की फॉर्म यूज़ किया है। और ऑपरेटर जो है एडिशन का, जोड़ने वाला जो ऑपरेटर है वो इनका रूट में हमने दर्शाया गया है। तो T0 की जो वैल्यू है प्लस के साथ AB की वैल्यू यहाँ पर ऐड होगी और इसको DAG में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी अभिव्यक्ति हम देखते हैं T1 = T0 + c। इस अभिव्यक्ति में पहले वाली का जो रिजल्ट है उसके साथ c को ऐड किया गया है। तो देखिए पहला वाला जो एक्सप्रेशन था AB के साथ हमने प्लस किया था, वो हमारा एक्सप्रेशन था T0। इसका जो रिजल्ट है वो c के साथ हमको ऐड करना है और T1 अभिव्यक्ति हमारी बनेगा DAG ग्राफ के लिए। अब देखिए D = T0 + T1। T0 का जो रिजल्ट है और T1 का जो रिजल्ट है उन दोनों को यहाँ पर ऐड करना है। तो T1 को हमने उठाया वैल्यूज़ को और T0 की वैल्यूज़ को दोनों को इकट्ठे कंबाइन किया। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट साइड वाला ट्री, राइट हैंड साइड से राइट वाला ट्री का जो है कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपका D जो है वैल्यू आपकी स्टोर हो गई। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को DAG बोलते हैं। ग्राफ को जो आपका ट्री जो होता है थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़्यादा होता है, जबकि DAG का यूज़ करके आप अपने जो स्ट्रक्चर है या फिगर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। लिमिटेशन के जो प्रोसेस है, तो लेफ्ट साइड वाला एरो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट सब ट्री को, जो भी एक्सप्रेशन हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं,
और राइट साइड वाला एरो जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है राइट सब ट्री को। अब देखते हैं मध्यवर्ती कोड जनरेशन के लाभ, हमको क्या क्या लाभ मिलते हैं कोड को जनरेट करने से। तो पहला लाभ देखते हैं, क्रियान्वयन में आसानी हो जाती है। मध्यवर्ती कोड जनरेशन इनपुट कोड की जटिलताओं को कम करके कोड जनरेशन की प्रक्रिया को सरल बना सकता है, जिससे इसे क्रियान्वयन करना आसान हो जाता है। ठीक, आसान हो जाता है। एक मुख्य फ़ायदा इसका ये होता है कि आपके द्वारा बनाए गए कोड जो हैं किसी भी मशीन कोड में चलाए जा सकते हैं, इंटरमीडिएट कोड होते हैं। दूसरा, कोड अनुकूलन को सुगम बनाना। मध्यवर्ती कोड निर्माण विभिन्न कोड अनुकूलन तकनीकों के उपयोग को सक्षम कर सकता है, जिससे उत्पन्न कोड के प्रदर्शन और दक्षता में सुधार होता है। तीसरा, प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता। मध्यवर्ती कोड प्लेटफॉर्म स्वतंत्र होता है, मीन्स इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप अपने कोड्स को किसी भी मशीन में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी लैंग्वेज में इसको रन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मशीन कोड या बाइट कोड में अनुवादित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कोड पुनः उपयोग, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। मध्यवर्ती कोड का भविष्य में अन्य प्लेटफॉर्मों या भाषाओं के लिए कोड उत्पन्न करने के लिए पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। आसान डिबगिंग। मध्यवर्ती कोड को मशीन कोड या बाइट कोड की तुलना में डिबग करना आसान हो सकता है, क्योंकि यह मूलतः सोर्स कोड के अधिक निकट होता है। अब देखते हैं मध्यवर्ती कोड जनरेशन के कुछ नुकसान भी। संकलन समय में वृद्धि। मध्यवर्ती कोड निर्माण संकलन समय में को काफ़ी बढ़ा सकता है, जिससे यह वास्तविक समय या समय महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए कम उपयुक्त हो सकता है। रियल टाइम सिस्टम, जहां पर हमको आउटपुट की रिक्वायरमेंट तुरंत होती है, वहां आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में टाइम ज़्यादा लेता है, तो रियल टाइम सिस्टम में हम इसका उपयोग फ़िलहाल नहीं कर सकते। अतिरिक्त मेमोरी उपयोग। मध्यवर्ती कोड निर्माण के लिए मध्यवर्ती प्रतिनिधित्व को संग्रहित करने हेतु अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता होती है, जो मेमोरी सीमित प्रणालियों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। तो एक्स्ट्रा मेमोरी जब आपकी यहाँ पर यूज़ होती है तो आपकी रैम में वो मेमोरी स्पेस बढ़ जाते हैं, तो आपकी सिस्टम की जो प्रोसेस है उसकी स्पीड जो है वो कम हो सकती है। बढ़ी हुई जटिलता। मध्यवर्ती कोड निर्माण से कंपाइलर जटिलता की डिज़ाइन की जटिलता बढ़ जा सकती है, इससे इसे क्रियान्वयन करना और बनाए रखना कठिन हो जाता है। कम प्रदर्शन। मध्यवर्ती कोड उत्पन्न करने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कोड का निष्पादन सोर्स कोड से सीधे उत्पन्न कोड की तुलना में धीमी गति से हो सकता है। आइए हम देखते हैं वास्तविक जीवन में इंटरमीडिएट कोड के कुछ एग्जाम्पल, जहाँ पर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का उपयोग किया जाता है। पहला देखते हैं कंपाइलर के विकास के लिए C++ और जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए GCC कंपाइलर 3 एड्रेस कोड का उपयोग करता है। तो जावा जो है उसमें जावा वर्चुअल मशीन का यूज़ करके हम बाइट कोड जनरेट करते हैं, इसलिए जावा को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला गया है, जिसके कोड जो है आप कहीं पर भी रन कर सकते हैं। अगला लाभ जो है वर्चुअल मशीनों के इम्प्लीमेंटेशन में है। जावा वर्चुअल मशीन JVM जावा वर्चुअल मशीन और .NET फ्रेमवर्क में बाइट कोड के रूप में इंटरमीडिएट कोड का उपयोग होता है। यह बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है जो वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करता है। अगला है ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। कई आधुनिक ऑप्टिमाइजेशन टूल्स इंटरमीडिएट कोड का उपयोग करते हैं, जिसे कोड के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकते हैं। अब हम चलते हैं समरी की ओर, जिसमें हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो इंटरमीडिएट कोड है उससे हमको क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा होता है। इंटरमीडिएट कोड उपयोग करने के विभिन्न लाभ हैं। मशीन स्वतंत्र मध्यवर्ती कोड के कारण पोर्टेबिलिटी में यहाँ पर वृद्धि होती है। मीन्स आप जो है एक मशीन में डिज़ाइन किए गए कोड को अलग अलग मशीन में उपयोग कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। यदि कोई मशीन जो है डॉस बेस्ड मशीन है और विंडो या लाइनक्स पर इसको कंपाइलर को रन करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं,
तो आप उस कोड को रन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कोई कंपाइलर मध्यवर्ती कोड बनाने के विकल्प के लिए बिना सोर्स को अपनी टारगेट भाषा में अनुवाद करता है, तो प्रत्येक नई मशीन के लिए हमको एक नया कंपाइलर बनाना होगा, जबकि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का यूज़ करके एक ही हम कोड का यूज़ करके अलग अलग मशीन में सेम कंपाइलर जो है यूज़ कर सकते हैं। एक पूर्ण मूल कंपाइलर की आवश्यकता यहाँ पर ज़रूरत होती है, क्योंकि जाहिर है मशीन विनिर्देशों के अनुसार कंपाइलर में ही कोई संशोधन कर सकती है। मशीन्स पुनः लक्ष्यीकरण की सुविधा को प्रदान करती हैं। इंटरमीडिएट कोड जो है उनको पुनः लक्ष्यीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरमीडिएट कोड को अनुकूलित करके सोर्स कोड के प्रदर्शन को हम बेहतर बनाए जा सकते हैं, सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं। यदि हम सीधे सोर्स कोड से मशीन कोड उत्पन्न करते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर एक मशीन के लिए हमको अलग अलग कोड जनरेट करने होंगे और वो कोड जो है स्पेसिफिक मशीन में ही रन होंगे। इससे प्रोग्रामर या डिज़ाइनर के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हर एक मशीन के लिए एक अलग कंपाइलर डिज़ाइन करना मुश्किल होता है, यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है हमारा जो मेथड है हमारी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इसका यूज़ करके हम ढेर सारे जो है कोड की जगह एक सिंपल कोड का यूज़ करके उसे हर एक मशीन में यूज़ कर सकते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें इंटरमीडिएट कोड का हर जगह पर यूज़ हो रहा है, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो फजी लॉजिक हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, सब जगह पर इंटरमीडिएट कोड का यूज़ करके डेस्टिनेशन कंप्यूटर के हिसाब से उस कोड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू।